नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज का कार्यक्रम का हमारा जो विषय है वो है सर्दियों में स्वास्थ्य सुरक्षा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब सर्दियां आती हैं और ठंड बढ़ती है तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना होता है, जिनसे बचने के लिए खास तौर पर, और बचाव के लिए हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे साथ बेहद अनुभवी वरिष्ठ जो फिजिशियन है और दूर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, डॉक्टर केपी जोशी जी। सबसे पहले इनका स्वागत। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आप लोग। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बोला, आज हमारा जो विषय है, जो कार्यक्रम का विषय है, वो है सर्दियों में स्वास्थ्य सुरक्षा। हमने देखा है डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दियां जब आती है तो सबसे कॉमन या आम अगर तकलीफ हम कहें या बीमारी हम कहें तो खांसी और जुकाम की होती है, जिससे कहीं ना कहीं हर कोई उसको फेस कहीं ना कहीं करता है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि मौसम बदलने पर, सर्दियाँ आने पर खांसी जो जुकाम है, इसके मामले क्यों बढ़ते हैं, कफ एंड कोल्ड के, और इससे बचने के लिए हमें किस तरह की चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। वैसे तो आप देखिए, सर्दियों के मौसम में सर से लेकर पैर तक कई ऐसी बीमारियां जो बढ़ जाती हैं, लेकिन खासकर क्योंकि जुकाम खांसी आप सामने रहते हैं, किसी के सामने खांस रहे हैं, इसलिए आपको ज़रा पता चल जाता है। तो एक्चुअली होता क्यों है, मतलब जब भी मौसम चेंज होता है या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, खांसी क्यों बढ़ती है। होता क्या है कि वातावरण में जो फ्लोरा फौना, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, वायरसेज होते हैं, ये मौसम के हिसाब से पनपते। तो किसी मौसम में ज़्यादा पनप रहे हैं, भाई आप गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो सर्दी के मौसम में इनके लिए अच्छा वातावरण मिलता है इनके पनपने के लिए। फिर वातावरण की डस्ट, आप देखिए गर्मी के मौसम में डस्ट के पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं और जाड़े के मौसम में कंडेंस हो जाते हैं, और वो वातावरण की नमी के साथ स्मोक बनाते हैं जो नाक पे और फेफड़े में चिपक सकते हैं और आपको खांसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कई पॉलेंस होते हैं, कई फंगाई हैं, कई स्पोर्स हैं, वो इस तरह की वो करती हैं, और डस्ट तो है ही, तो नेचुरली जाड़े में ये बढ़ जाते हैं जी। और जब किसी को खांसी और जुकाम ज़्यादा हो जाए तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, और बचाव के लिए मतलब किन चीज़ों से बचना चाहिए खास तौर पर। देखिए, इसमें अगर आप 10 मरीज लें तो 10 में से 2 मरीज जो इस तरह के सीजन के लिए एलर्जिक है। इस तरह के सीजन में जाड़ा हो गया, डस्ट हो गई, इन्फेक्शन लग गया और आपको खांसी हो गई और इस तरह के, और रिकरेंट आपको इस तरह के अटैक पड़ रहे हैं, तो कई केसेज में हमने ये देखा कि नाक बंद रहती है, नाक के टर्मिनेट होते हैं, वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जब एलर्जिन जाएंगे तो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। और कई लोग स्मोकिंग करते हैं और वातावरण का धुआं, जैसे उन्होंने आजकल कहा कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप 40 सिगरेट पर डे पी रहे हैं जबकि आप नॉन स्मोकर हैं। तो वातावरण की डस्ट, फ्लोरा फौना, चेंजिंग वेदर, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। बिल्कुल। मौसम बदलने पर, सर्दियाँ आने पर बुखार के मामले भी बढ़ जाते हैं, फ्लू के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बुखार आना बार बार कितना खतरनाक होता है और इससे किस तरह से बचा जाए। अब आप देखिए, 1 या 2 एपिसोड तो लगभग सबको हो सकते हैं, खांसी जुकाम के चेंजिंग वेदर में सबको होते हैं, लेकिन जिसको बार बार हो रहे हैं, जिसको जुकाम बुखार के साथ हो रहे हैं, छोटे बच्चों में हो रहे हैं या 60 से ज़्यादा के लोगों में हो रहे हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। कभी कभी ये न्यूमोनिया में चेंज हो जाते हैं, और साइनोसाइटिस तो लगभग कॉमन मिलती है। फिर सांस की बीमारियाँ, ये सांस की बीमारी प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल, मैं सांस की बीमारियों पर ही आ रही थी डॉक्टर साहब। काफ़ी लोगों में ये भी देखा गया है कि जब सर्दियां आती हैं तो उनको ब्रोंकाइटिस की शिकायत बढ़ जाती है, दमा होता है, दम घुटने लगता है। तो मौसम बदलने से ये चीज़ें भी, ये परेशानियां भी, सांस संबंधित परेशानियां भी कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं। सांस में आप चलिए, आप नाक से चलिए, ये जितने एलर्जन होते हैं, जितने बैक्टीरिया वायरस जो आपके नाक में गए, नाक में जाके पहले अटैक करेंगे तो फिर नाक बहने लगती है। नाक बहने के बाद फिर हमारे टर्मिनेट जो होते हैं, जो अंदर के टर्मिनेट मांस का जो होता है, जो मांस बढ़ गया नाक में, ये होता है। उसके बाद पीछे टॉन्सिल आ जाते हैं, उनका इन्फेक्शन होता था। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसका इन्फेक्शन हो जाता। फिर हमारे जो ब्रोंकाई है वहाँ तक चला जाता। तो एक टर्म होती है, जब ये एलर्जिन वहाँ जाते हैं तो ब्रोंकोस्पाज्म हम बोलते हैं, मतलब वो जाते हैं, शरीर चाहता है कि वो शरीर के अंदर ना आए, तो शरीर इस तरह के तत्व प्रोड्यूस करता है कि वो स्पाज्म में चले जाते हैं, फिर सांस प्रोड्यूस हो जाती है और उसको आप ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। अगर ये रिकरेंट हो रहा तो आप पता चला कि बलगम बाहर नहीं निकल रहा और सांस की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार फिर आना शुरू हो जाता है।
प्लस जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका डबल हो जाएगा। एंड वेदर कंडीशन, अगर वातावरण में बहुत सारा पॉल्यूशन है तो मैंने जैसे बताया कि ठंड के मौसम में ये कंडेंस पार्टिकल वायु की नमी के साथ मिलकर स्मॉग बनाते हैं और ये स्मॉग बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरह का माहौल है, कोरोना के मामले इतने देखने को मिल रहे हैं, और जब पेशेंट्स कई बारी जुकाम बुखार से पीड़ित होते हैं तो कैसे वो डिफ्रेंशिएट करें कि नहीं ये आम खांसी जुकाम नहीं है, कुछ मामला गंभीर है, और कब उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए, तो कब वो डिफ्रेंशिएट करें? इस मामले में आपको बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो जुकाम खांसी वाला, इसके लक्षण लगभग मिलते जुलते, लेकिन कोरोना को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कोरोना के मरीज में गले में बहुत तेज दर्द होता है, ड्राई कफ, मतलब बहुत सूखी खांसी होती है, लगातार रिकरेंट कफ, छाती में दर्द भी बता सकता है, बुखार जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पूरे शरीर में दर्द, थकान। अगर ये 5 दिन से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि यूजुअली वायरल बुखार हैं, वायरल खांसियाँ हैं 3 से 5 दिन तक रहती हैं, 5 दिन से ज़्यादा जा रहा है, आपको एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है, सांस में परेशानी हो रही है, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको कोरोना के बारे में कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर 5 से 7 दिन तक ये वाली चीजें बढ़ने लगे, इन 5 से हफ्ते भर में ठीक ना हो, तो कहीं ना कहीं अलार्म है। हफ्ते भर तो ज्यादा देर हो जाएगी, 5 दिन में कहूंगा, तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग हो जाता है। बिल्कुल। प्लस ये लक्षण, कई लोग स्वाद के बारे में बोलते हैं, कई लोग डायरिया के बारे में, कि डायरिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, पर जो हमने अभी मास से जो प्रेजेंटेशन देखा वो यही है सारे प्रेजेंट। प्लस हम आला लगा के बता सकते हैं कि देखिए इनमें लोअर लोब न्यूमोनिया आ रहा है, इस बुखार के साथ, इस एक्सट्रीम वीकनेस के साथ, इस जोड़ों में दर्द हो रहा, पूरे बदन में दर्द हो रहा, और किसी किसी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, स्वाद भी चला जाता है, और थ्रोट पेन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्लासिकल लक्षण आप कह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो लक्षण की बात हुई, पर कई मामले ऐसे भी आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जहाँ पर लक्षण पता नहीं चलते, तो ऐसे में कब हमें डॉक्टर पे जाना चाहिए और टेस्ट कब करवाना चाहिए? क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि जो बगल वाला हमारा व्यक्ति बैठा है वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर स्थिति हो जाती है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम इसकी पहचान कैसे करें? कई बार सरकार ने, ICMR ने कहा कि हम सबका टेस्ट करेंगे, तो सबका टेस्ट करना व्यवहारिक नहीं है। आज माना आपने सबके टेस्ट कर दिया और सब नेगेटिव आ गए, 3 दिन बाद फिर जुकाम हो रहा, वैसे लक्षण आ गया, तब क्या करेंगे आप? अगले हफ्ते ऐसा आ रहा, तब क्या करेंगे? अगले महीने ऐसा आ रहा, तो कितनी बार टेस्ट करते रहेंगे? तो हमारा ये कहना है कि एक तो आप लक्षण पे नजर रखिए, फिर आपकी नियर बाय में, आपके आसपास कोई इस तरह का मरीज दिख रहा जो पॉजिटिव आया, तो आपको, मतलब आपको वो हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, चाहे एपिडेमिक चल रहा तो होता है, लेकिन एक वास्तविक कैरियर की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कब वो पॉजिटिव मिलेगा आपको ये बताना बड़ा मुश्किल है। और पॉजिटिविटी में इन्फेक्टिविटी कितने दिन तक रह सकती है, क्योंकि हमने 14 दिन का इसका कार्यकाल लिया है, लेकिन ये बहुत सारे व्यवहारिक क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम कोरोना की तो बात करें, और आपने बताया भी कि अगर 5 दिन से ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार हो तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। बचाव के लिए क्या करें? कोरोना का जिस तरह से महामारी का ये माहौल चल रहा है, कोरोना से दूर रहने के लिए भले ही आप घर में रहें या भीड़ भाड़ में ना जाएं, लेकिन किस तरह से अपनी डाइट या किस तरह से अपनी जो दिनचर्या है उसको बनाएं ताकि कोरोना जैसी बीमारी आपको ना छू पाए? देखिए, ऐसा ना, कोरोना एक वायरल डिजीज है, और ये प्रूव हो गया कि ड्रॉपलेट में, यानी खांसी के जो ड्रॉपलेट होते हैं उनसे फैलता है, हाथ से, हाथ में जहाँ भी आप टच करते हैं और अननोइंगली आप हाथ मुंह के आसपास ले जाते हैं, ये सबसे बड़े सोर्स माने गए हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे आप इनहेल कर रहे हैं उससे, प्लस हाथ जहाँ जहाँ आपने हाथ लगाया फिर टच किया, फिर उसके थ्रू आप कर रहे हैं, तो ये आपके नाक और मुँह से प्रवेश कर सकता। तो यहीं पर आपने चौकन्ना रहना। अब देखिए, मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ। ये मेरे पास सैनिटाइजर है, ये मेरे पास गॉगल है, ये मेरे पास मास्क है, और दिस इज सोशल डिस्टेंसिंग। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चाहे वैक्सीन आ जाए या वैक्सीन ना आए। यूजुअली हम ये मानते हैं कि वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी 3 महीने की होती है। आप डेंगू को देखिए, 2-3 महीने में जो तांडव उसे करना वो करता है, उसके बाद नॉर्मल आ जाता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा 1 साल हो गया। ऐसे ही एक बार
स्पेनिश फ्लू हुआ था वो पूरे 2 साल तक चला था। अदरवाइज जितने वायरल इन्फेक्शन आए हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं चले हैं। तो एक संशय यहाँ पर ये होता है कि कहीं ये लैब वायरस तो नहीं है जिसपे देश काल परिस्थिति मौसम कोई असर नहीं पड़ पा रहा, ये कहीं लैब से तो नहीं छोड़ा गया वायरस। तो एक बहुत बड़ा डाउट इसमें आ रहा है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये हमें लगातार करने पड़ेंगे जब तक कि हम इसे जड़ से समाप्त नहीं कर देते। बिल्कुल, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कोरोना को लेकर दी डॉक्टर साहब। अब सर्दियों की एक और बीमारी होती है जो बच्चों में खास तौर पर देखी जाती है, बड़ों में भी देखी जाती है, वो है टॉन्सिलाइटिस। कई बार हमने देखा है उसकी वजह से आपको दर्द तो रहता ही है पर बुखार और बाकी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? यूजुअली बच्चों में टॉन्सिल की बीमारी बड़ी कॉमन, टॉन्सिल एंड एडिनोइड्स होते हैं, नाक के पीछे वाली जगह पे एडिनोइड। ये यूजुअली इन्फेक्शन के बाद फूल जाते हैं और इनमें फूलना तो ठीक है, 1 महीने में किसी का हो गया प्रॉब्लम टॉन्सिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको रिकरेंट होती है वो प्रॉब्लम आती है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस वायरल से हो गया, धूल से हो गया, ठंडा गर्म खाने से हो गया और उसके बाद ये इन्फेक्शन आपके कान तक चला जाता है। आपने देखा होगा जिनको गले का टॉन्सिल है उनके कान भी बह रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों में यूजुअली ये ज़्यादा कॉमन होता है और खासकर 10 में से 2 बच्चों में रिकरेंट, जिनमें रिकरेंट ये प्रॉब्लम होती है इनमें सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अदरवाइज 8 लोगों में आप ठंडा चीज़ों का परहेज करें, गरारे कर लें और धूल धुएं से बचते रहें तो आप बच सकते हैं उससे। कहीं ना कहीं खट्टा खाने खट्टे से भी लोग बोलते हैं, खट्टा भी मीडिया चेंज कर देता है तो इसलिए इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो सर्दियों का मौसम होता है खासतौर पर वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी हानिकारक कई बार साबित हो जाता है। तो बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर सर्दी के मौसम में किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से उनका खान पान और बाहर जाना, कम जाना, किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए खासतौर पर इन 3 से 6 महीनों में? देखिए, जितनी वायरल डिजीज होती हैं, हमारा ये मानना, जो हमारा किताबें भी कहती हैं और जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, वायरल डिजीज में आप हाई प्रोटीन डाइट जरूर लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट मतलब आप एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो जो हाई प्रोटीन डाइट लेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, सांस की बीमारियां बहुत कम होती हैं। यही मैं कोरोना का संदर्भ में भी कहूँगा कि जो लोग अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, उनमें कोरोना का असर काफ़ी कम आया है। आप इसको देख लीजिए। और 60 साल के ज़्यादा वाले लोग, कोमोर्बिडिटी मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर का इलाज चला, ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज चला, उनमें कोरोना ज़्यादा पकड़ रहा। तो इसने आपने देखा होगा डेथ भी जो हुई हैं वो इसी तरह के लोगों को हुई। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा मोटे, बीपी आ गया, शुगर आ गया, ये सब चीज़ें आ गई, कैंसर का इलाज चल रहा, ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज चल रहा, या कोई और बीमारी उनको पकड़ी है, उनमें कोरोना ने ज़्यादा घातक असर दिखाया। डॉक्टर साहब, आपने डाइट की यहाँ पर बात की और आपने कहा कि हाई प्रोटीन डाइट कहीं ना कहीं में लेनी चाहिए, तो इस पर भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, खासकर जो वेजिटेरियन है, किस तरह से उन्हें प्रोटीन का बैलेंस अपनी डाइट में? देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग आप ले सकते हैं, आप मांस ले सकते हैं, और वेजिटेरियन लोग पनीर, सोयाबीन, दालें, ये नियमित रूप से, ये प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स है। और इसके साथ विटामिन के लिए ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह लेते रहें। बिल्कुल। एक्सरसाइज की भी डॉक्टर साहब आपने बात की। मॉर्निंग वॉक की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो कई लोग होते हैं जो सर्दियों में वॉक पे जाना पसंद करते हैं, तो लेकिन कई और बीमारियों से भी वो ग्रसित होते हैं। तो क्या सर्दियों में वॉक के लिए बाहर जाना सही है? किस वक्त जाना चाहिए और किन प्रिकॉशंस के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए? देखिए, आज से 15-20 साल पहले लोग 4 बजे 3 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। वो ठंडा हो गर्म हो उससे असर नहीं पड़ता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब थोड़ा सा धूप निकल जाए और डिस्पर्स हो जाए पॉल्यूशन, तब आप चलना वो करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं। तो यानी कि अगर कोई पुरानी कोई बीमारी हो या कुछ परेशानी हो तो कम से कम थोड़ी जब धूप निकल जाए, पार्टिकल डिस्पर्स हो जाए, तो उसके बाद आप जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी, हाइपोथर्मिया। ये भी आजकल काफ़ी, ये जो टर्म है, ये जो डिजीज़ है, काफ़ी सुनने को मिलता है। हाइपोथर्मिया क्या है और ख़ासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को इससे किस तरह से बचाया जाए? देखिए, हाइपोथर्मिया, आप अननेसेसरी एक्सपोजर मत करिए ठंड का। अननेसेसरी खासकर देखिए, आप एल्कोहलिक हैं, अल्कोहल लेके वो बाहर पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े हुए हैं, कोई पता नहीं है।
आप अननेसेसरी कहीं बाहर गए और ठंड में एक्सपोज हो गए, कहीं बर्फ़ में फंस गए। अच्छा, खासकर जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद अगर आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। फिर फीडिंग, अगर टाइम पे बच्चे की फीडिंग नहीं हुई तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो डिलीवरी वाली जगह है उनमें रूम टेम्परेचर बच्चे के लिए सूटेबल होना चाहिए। कम से कम जो है हाइपोथर्मिया में बच्चा न जाए, उसकी फीडिंग आवरली टू आवरली लगातार होनी चाहिए। और उसके बाद तो हमारे पास इंक्यूबेटर वगैरह होते हैं जिसमें हम उसे बचा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग लोगों में अपना स्वेटर वगैरह पहन के रखें। वही प्रोटीन डाइट का मैंने सिग्निफिकेंस आपको बता दिया। और आप ये भी कर सकते हैं कि हीटर या आग वगैरह जला सकते हैं, फिर ये भी एक बचने का तरीका है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें गर्म रखें, ऐसा वातावरण जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हार्ट के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये सीज़न कितना हानिकारक कहूँ या कितना गंभीर स्थिति उनके लिए बन सकती है सर्दियों में, खासतौर पर जब वो बाहर जाते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए खासतौर पर? देखिए, ये बहुत पहले से हमें पढ़ाया गया था, जो आज से 25 साल पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता था, वो बात आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जाड़े के मौसम में अगेंस्ट द कोल्ड विंड, मतलब ठंडी हवा के अगेंस्ट हार्ट के मरीज को नहीं जाना चाहिए। और हार्ट के मरीज को खाना खाने के बाद टहलना नहीं चाहिए। 2 बातें आप हमेशा रखिए जिनमें हार्ट अटैक पड़ने के पूरे चांस हैं। तो नेचुरली ठंड से बचना है। ठंड के महीने में बीपी शूट अप कर जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा ना बढ़ जाए। बीपी आप कंट्रोल करके रखें, शुगर आप कंट्रोल करके रखें, नियमित अपनी दवा खाते रहें, व्यायाम करते रहें अपनी क्षमता के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें बचाव के साधन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, व्यायाम पर आप बार बार जोर दे रहे हैं, पर कई लोग जब ये मौसम होता है सर्दी का तो बहुत आलस उनको होता है या एक्टिव नहीं रहते लोग, तो कहीं ना कहीं व्यायाम से दूर भागते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए सर, भगवान की सेवा और व्यायाम 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के पहलू हैं, हमें इसको करना पड़ेगा। लेकिन दोनों को जब आप एक्सेस कर देते हैं ना तो दोनों नुकसान करते हैं। यानी एक्सरसाइज आप 24 घंटे नहीं कर सकते, और भगवान की पूजा भी आप 24 घंटे करेंगे तो आपका दिमाग ऑफ हो जाएगा। तो इनको अगर आप नियमित और मात्रा के हिसाब से करें तो इनके बराबर फलदायक कुछ नहीं है। अब कोरोना के संदर्भ में हम आप कह रहे हैं, आपसे बात करते हैं कि खूब चलना फिरना खूब होना चाहिए। यूजुअली हम कम से कम 6 से 8 किलोमीटर रिकमेंड करते हैं कि आपको पर डे चलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ, वो लोग 3 बजे रात तक तो अपने वीडियो गेम पे लगे रहते हैं, उसके बाद 1 बजे सुबह उठेंगे, उनके खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। इस समय मुझे सबसे बड़ी चिंता जो सताती है अपने देश में वो ये है कि अगर आप बुजुर्ग लोगों को पहाड़ चढ़ा दो तो वो पूरा पहाड़ चढ़ाते हैं। अगर आप यंगर जनरेशन को बोलो तो आधा पहाड़ भी नहीं चढ़ पाते हैं। और आप फिजिकली देखो, खूब इतना ज़्यादा वेट उन्होंने गेन कर लिया, और कईयों की इस उम्र में शुगर और बीपी की बीमारियां आ गई। तो ये हमारे बड़ा दुखद पहलू है और उसको आपको मिलजुल के से रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो वेट वाला जो इशू है वो एक्सरसाइज से भी कहीं ना कहीं खान पान, बिल्कुल खान पान और एक्सरसाइज, वेट गेन करना जी। और वेट गेन होने का मतलब ही ये है कि बहुत सारी बीमारियों को स्लो करता जाता है। वो एक साइकिल है, जितना वेट गेन करेंगे फिर आपका उठने का मन नहीं पड़ेगा, फिर एक्सरसाइज का मन नहीं करेगा, खाना आप खाते रहेंगे। तो वो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, सर्दियों के मौसम में लोग पानी से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं, पानी नहीं पीते, कम पानी पीते हैं। तो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो पानी का सेवन करें? क्योंकि देखा है सर्दियों में लोग कहीं ना कहीं पानी पीने से बहुत बचते हैं, और जहाँ पानी कम होता है कहा जाता है, जो हम सुनते हैं कि पानी ना पीना भी बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। खासकर ठंडा पानी से लोगों को डर लगता है और पानी से बचने का प्रयास करते हैं। तो हम कहते हैं आप गर्म कर लीजिए, लेकिन पानी आपको जरूर पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी और फिर आपका यूरिन होता है ना, यूरिन आपका एडिक्वेट मात्रा में होना जरूरी है। जहाँ आपका यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है वहाँ फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पानी तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, निहायत ही जरूरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब सर्दियाँ आती हैं, ठंड बढ़ती है, तो स्किन से जुड़े कई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, इश्यूज, जैसे स्किन सूखी हो जाना, ड्राई स्किन हो जाना, या काफ़ी सारे स्किन संबंधी पिंपल्स पड़ सकते हैं, पिंपल होना, या बालों में या स्कैल्प में कहीं ना कहीं डैंड्रफ हो जाती है, तो एक्जिमा बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इनके पीछे क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? वो यूजुअली आप देखते हैं कि सर्दियों में आदमी 2 बार स्नान तो नहीं कर सकता, और फिर वो ठंड से डरता है, और फिर पसीने की जो जगह होती हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं,
और इस तरह के इन्फेक्शन, फिर ड्राई स्किन होना, ये सब चीज़ें तो बड़ी कॉमन है, तो इनको तो बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, खान पान से बचा सकते हैं और एक्सपोजर को वो करके। पहले आप जमाने में जो हमारे देश में होता था कि नहाने से पहले तेल मालिश करना, नहाने के बाद तेल मालिश करना और सन एक्सपोजर करना, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आज धूप में कहीं बैठने से बचते हैं लोग जी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो विटामिन डी की जो कमी होती है शरीर में। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि आपको धूप के लिए पहाड़ आना पड़ेगा, बाकी जगह आपको धूप अच्छी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स की बात करें तो सर्दियों में उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये जो शुरुआती क्योंकि छोटे होते हैं और सर्दियों में कई परेशानी उनको अपने संक्रमण कहीं ना कहीं उनको फैल जाता है या कोई खांसी जुकाम लग जाता है, तो किस तरह से सर्दियों में छोटे बच्चों की देखभाल की जाए? देखो, बड़े बड़े शहरों में आप देखिए तो पॉल्यूशन की वजह से आपकी जो सूरज की किरणें वो नहीं पहुँच पाती हैं। आप देखिए बड़े आजकल मेरठ दिल्ली में आप जाइए तो सन रेज ही नहीं आ रही है, मतलब प्रॉपर सन, और फिर कमरे के अंदर ठंडा है, कितना आप हीटर जलाएंगे, फिर डिहाइड्रेशन का डर रहता है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना एक चुनौती तो है ही। उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उनको एडिक्वेट वाटर जरूर मिलना चाहिए, टाइमली फीडिंग जरूर उनकी होनी चाहिए, टाइमली वीनिंग जरूर होनी चाहिए। 5वें महीने में आपको खिचड़ी या इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन के लिए वो एक्सपोजर ना हो डायरेक्ट, क्योंकि उनमें न्यूमोनिया के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, तो माँ की इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जी। माँ की गोद की आपने बात की, माँ की अगर यहाँ बात कर लें, एक्सपेक्टिंग जो विमेन होती हैं, प्रेग्नेंट विमेन जो होती हैं, वो इस मौसम में किस तरह से देखभाल रखें अपनी? बाकी सब चीज़ें तो उन पर भी लागू होती हैं, लेकिन वहाँ पर 2 जाने हमारे पास हैं, एक नहीं 2 जाने। तो बच्चे का न्यूट्रिशन भी ठीक रखना, माँ का न्यूट्रिशन भी ठीक रखना, माँ को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको चलना फिरना जरूर पड़ेगा, उनको विटामिन वाले जैसे फल हैं, हरी सब्जियां वगैरह जरूर लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा आपको कि पहाड़ के संदर्भ में पहाड़ का मोटा अनाज वो बहुत तरह से आपको फ़ायदा करता है, तो उस अनाज को आप प्रमोट करने की कोशिश करें कि भाई उसको भी बीच बीच में आप ले लिया करें एज एडजमेंट। बिल्कुल, हमारे हम जो रोज़मर्रा की जो फल सब्जी खाते हैं उसके साथ साथ मोटे अनाज को भी कहीं ना कहीं अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और इतनी सारी दालें पहाड़ में हैं, इतने सारे मंडुआ है और बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे हैं कि आप बड़े रिच सोर्सेज हैं मिनरल्स के। वो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहते हैं, जब सर्दी बढ़ती है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ जाती है, खासतौर पर बुजुर्गों में, और कहीं ना कहीं अब ये बीमारी यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। तो सर्दियों से इस बीमारी का क्या संबंध है, क्या है ये बीमारी खासतौर पर, और सर्दियों में कैसे इस बीमारी से बचे? आप देखते हैं सर्दी का मौसम जैसे आता है ना, तो ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं और लोग एक्सरसाइज भी कम करते हैं। अगर लोग एक्सरसाइज करें तो ज्वाइंट खुले रहते हैं। वो कहते हैं ना कि आप वार्म अप एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, आप किसी मैच से पहले वार्म अप एक्सरसाइज की जाती हैं। तो ऐसे ही सर्दियों में हमें नियमित व्यायाम जरूर करना चाहिए ताकि स्टिफनेस हो। और बाकी बीमारियां जो अर्थराइटिस के मरीज हैं उनमें नेचुरली मसल स्पाज्म के कारण प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर को चतुरता से अपनी डोज फिक्स करनी चाहिए और मरीज को चलने फिरने के लिए जरूर प्रेरित करना चाहिए, बजाय दवाई के वो चलने फिरने में ज़्यादा विश्वास करे। क्योंकि अब स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी, कमर दर्द की बीमारी, जोड़ों के दर्द की बीमारी, आप दवाई खाते रहेंगे तो फिर नेफ्रोपैथी हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठे अगर अर्थराइटिस के पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, और किस तरह से अपने जो जॉइंट्स होते हैं उनकी देखभाल किस तरह से रखें? ठीक है, मेडिकेशन वो लेंगे अपने डॉक्टर से, पर किस तरह से ऑयलिंग या मसाज या किस तरह? हाँ, वो कर सकते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तेल लगा के धूप में लेट जाएं, और नहाने के बाद कैसा कर सकते हैं तेल लगाने, और चलना फिरना जोर रखना। सबसे बड़ी बात है सर्कुलेशन को बढ़ाना, जोड़ को खोलना। अगर नहीं करेंगे तो पेन भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, दवा का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आया था दर्शक का कि स्किन की ड्राइनेस तो हम क्योंकि हमें दिखती है स्कैल्प की, तो हम समझ जाते हैं कि ड्राइनेस हो रही है। विद इन अगर ड्राइनेस होती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर ड्राइनेस होती है तो उसके लिए क्या स्टीम ली जा सकती है, और अगर स्टीम लें तो कितनी देर तक लें, एक दिन में कितनी बार लें? जो हम लोग एज ए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वैसे तो हमारे पास कई कैप्सूल भी आते हैं, कैम्फर वगैरह के कैप्सूल आते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर आप डेगची में पानी गर्म करके उबले हुए पानी को कमरे में सिंपल छोड़ दें तो एक बहुत सस्ता सुंदर उपाय है। कई बार लोग हीटर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उससे भी बड़ा लोग कहते हैं ना खुश्की हो गई है, तो उसके सामने अगर आप पानी की डेगची या कोई उस तरह रखें तो एक मॉइस्चर का एनवायरनमेंट बन जाता है,
तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं रूम में ही अपने ऐसा हाँ प्रबंध बिल्कुल, कर आप दें, कर सकते हैं बिल्कुल। जो डेक्ची में वेपर्स पानी करके आप उबला पानी छोड़ दीजिए, और खासकर श्वास के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जी तो ड्राइनेस जो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वो काफ़ी ठीक हो जाती है, स्मूथनेस आ जाती है। जी। और अगर कोई स्टीम लेना चाहे डॉक्टर साहब, तो एक दिन में कितनी बार स्टीम ली जा सकती है और कितनी स्टीम देर का के लिए? एक्चुअली हम लोग अब जो नया हमारा पैटर्न है, हम लोग डायरेक्ट स्टीम को मना करते हैं कि डायरेक्ट से कई बार इरिटेशन हो जाता है। कई बार हम वो कैंपर के कैप्सूल वगैरह उसमें डाल देते हैं, और बाम वगैरह भी कई लोग डालते रहते हैं, तो वो कई बार इरिटेंट का काम करते हैं, वो उल्टा आपको खांसी बढ़ा देंगे। तो अब हमने सबसे अच्छा तरीका ये कि उबले पानी को आप छोड़ दीजिए कमरे में, वो ज़्यादा व्यवहारिक है। वो एक कहीं ना कहीं एक नेचुरल एनवायरनमेंट बन जाएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल। इसीलिए तो हम बारिश को कहते हैं कि नेचुरल नेबुलेशन हो रहा है। बारिश होगी तो सारी डस्ट धूल हो जाएगी, टेम्परेचर आपका ठीक हो जाएगा, और सांस लेने में जो परेशानी वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खे की भी बात कर लेते हैं। सर्दी जुकाम होता है या कोरोना का भी जो समय है, बहुत सारे लोग घरेलू उपाय खोजते हैं और उनको अपनाते भी हैं। तो कितने फ़ायदेमंद होते हैं घरेलू जो उपाय होते हैं? और कहीं ना कहीं वो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, सुनने में आता है कि उन चीज़ों को खाने के बाद गर्मी भी हो जाती है शरीर में, तो किस लिमिट तक हमें उन चीज़ों को करना चाहिए? अब आप देखिए ना, इस समय पूरे वर्ल्ड में अदरक की, हल्दी की और काली मिर्च, इन चीज़ों की धूम मची हुई है। एक्चुअली जब आपको नॉलेज नहीं होता है तो सारे लोग जहाँ भी फ़ायदा दिखाई देता है वहाँ वो उसे शुरू कर देते हैं। एक लिमिट तक हमारे घरेलू नुस्खे जो हैं फ़ायदेमंद है, कि अगर थोड़ी बहुत खांसी हो रही तो आप अदरक, शहद वगैरह ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी चीज़ है, और नुकसानदायक भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि लोग काढ़ा इतना ज़्यादा पी रहे थे कि पूरा उन्होंने अपने गले को छील दिया, और खून भी आने लगा उसमें। तो ओवर किसी चीज़ का ठीक नहीं है। कम से कम डॉक्टर के संपर्क में रहें, भाई कितना मात्रा में लेना, कितना ले सकते हैं, वो डेट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने सर्दियों के संबंधित जो बीमारियां हैं उनको लेकर जानकारी दी, और बचाव को लेकर भी आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। डॉक्टर केपी जोशी द्वारा जो भी सलाह दी गई है, अवश्य ही आपको वो बहुत अच्छी लगी होंगी और आप उन्हें अपनाएंगे भी, और सर्दियों में अपना खास ख्याल रखेंगे ताकि आप इस मौसम का मजा भी ले सकें। फिलहाल मेरे साथ कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।